प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारी आज की क्लास में। हमारी आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि जिन्होंने साइंस को 10वीं के बाद नहीं पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके लिए हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की एक क्लास दी है। इस क्लास को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, वो जो फंडामेंटल, जो नींव कह सकते हैं बच्चों की केमिस्ट्री की, वो तैयार हो जाएगी। यानी कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता चल जाएंगे और उसके बाद केमिस्ट्री को समझना आसान हो जाएगा। तो लीजिए, कुछ बेसिक्स क्लास से हम आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी होता है कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के अंदर यह बताया जाता है कि पदार्थ कैसे बनते हैं, किन पदार्थों के मेल से क्या बनता है, अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं, अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या कारक उत्तरदायी हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा पदार्थ किससे मिलकर के क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में कितना तापमान इस्तेमाल किया जाता है, कितना दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब जिसे हम कह सकते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। और किन किन परिस्थितियों में अभिक्रिया हुई, इसमें किसी उत्प्रेरक का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, तो इस प्रकार की तमाम चीजें जिससे हमें पता लगती हैं उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। इसको अगर बैलेंस करें तो N2 + 3H2 आएगा, यहां पर 2 आएगा। तो इसे हम कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया किस प्रकार संतुलित की जाती है उसके लिए हमने आपको अलग से एक लेक्चर दिया है, केमिकल रिएक्शन के नाम से। नेक्स्ट, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी की 9th क्लास के अंदर यह कहा जाता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मैं आपको पांचों अवस्थाएं बता दूंगा। तो 3 अवस्थाएं कौन सी बताई गई हैं? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, और गैस यानी कि गैस। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, 2 और अवस्थाएं हैं। एक तो है प्लाज्मा, और एक 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के बनाया था एक पदार्थ जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है। उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंस। तो ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की मानी गई हैं। वैसे अगर 9 तक का हम लेकर के चलते हैं तो 3 अवस्थाएं दी जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। उसके अलावा 2 अवस्थाएं और हैं पदार्थ की जो वर्तमान में मानी गई हैं। तो अगर पेपर में 5 आता है तो आपने 5 पे ही टिक करना है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और 5वीं इनका अपना पदार्थ है बोस और आइंस्टाइन का, बोस आइंस्टाइन कंडेंस के नाम से ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 5th स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट, अब अगर प्यारे विद्यार्थियों इसमें हम देखें कि अगर ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होता है? पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं। इसी कारण से ठोस के पदार्थ कणों के बीच खाली जगह न के बराबर होती है, बहुत पास पास होते हैं इसके कण, ठीक है। द्रव में क्या होगा? इसके कण थोड़ी दूर दूर होंगे, और यहां पर हम देख पाएंगे कि इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह। जब कई बार आपसे कोई पूछ ले कि जब हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो वो नमक कहां चला जाता है, तो बच्चे बोल देते हैं कि सर वो घुल गया। एक्चुअली में घुली हुई चीज इन्हीं एम्प्टी स्पेस के अंदर, इन्हीं खाली जगह में जाकर के गायब हो जाती है, जिसे हम घुलना बोलते हैं। उसके बाद गैस। गैस में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, और इनके अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या पदार्थ की जो अवस्थाएं हमने बताई, ठोस, द्रव, गैस, इनको आपस में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर है हां। ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में। ये तो आप सभी जानते हैं कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करके ठोस को द्रव में बदला जा सकता है। तो और द्रव को अगर गर्म करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उल्टा, ठंडा करने पर गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदल जाएगी। इसके अलावा एक
जो प्रेशर का भी कंसेप्ट रहता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल टेम्परेचर का देख लीजिए। तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव में और अधिक बढ़ाने पर द्रव गैस में बदल जाता है, जबकि तापमान कम करने पर गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम पदार्थ को बांटें तो पदार्थ की रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन मतलब किससे मिलकर के ये क्या बनाएंगे, उस आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक है तत्व, एक यौगिक और एक मिश्रण। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, लीजिए जान लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तत्व क्या होता है? शुद्ध रूप। किसी भी पदार्थ का अगर शुद्ध रूप है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी से मिला हुआ नहीं है, तो वो तत्व यानी एलिमेंट कहलाता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जिसमें जितने भी परमाणु होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, उसे हम एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का तत्व दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए यहां पर जो लिख रखा है 8 इसका क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, और O इसका सिंबल है, या ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं। और जो नीचे यहां पर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 15.99 लगभग 16 है, ये इसका परमाणु भार है, परमाणु भार। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। ये इसका नंबर है, परमाणु क्रमांक। जैसे क्लास में आपको रोल नंबर मिल जाते हैं, किस बच्चे का रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसी प्रकार तत्वों में जितने प्रोटॉन हैं उस आधार पर उन्हें उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। ये किस आधार पर दिए गए हैं? प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, प्रोटॉन्स नंबर। परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसी में से एक है प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन होते हैं वही नंबर उस तत्व को अलॉट किया जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट। हां जी, अब यौगिक क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? यौगिक क्या होते हैं? तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनते हैं। निश्चित अनुपात, ये पॉइंट आपने याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित अनुपात में। ये बहुत बार आएगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जल है वाटर H2O, क्या वो यौगिक है? तो हां प्यारे विद्यार्थियों, वो यौगिक है। क्यों यौगिक है वो? मैं आपको बता देता हूं कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अंदर मिलकर के बनते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन मिलकर के ही जल बनेगा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 है। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 का द्रव्यमान कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 1 का 1। 2 का क्या हो गया? एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान 2। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो 2 का कितना हो गया? 2। दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16 यानी कि 16। तो अगर इनको काट दें तो ये बन गया 1:8, यानी जब कभी भी जल बनेगा तो 1:8 में मिलकर ही बनेगा, अन्यथा जल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार कोई भी सब्सटेंस अगर किसी निश्चित अनुपात में मिलकर के बने तो उसे हम यौगिक का नाम देते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्यारे विद्यार्थियों निश्चित अनुपात में मिलकर ही बनती है। कैसे? कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32। तो अगर इनको काटें तो 4 पे कट जाएगा, तो आंसर आ गया 3:8। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस अनुपात में मिलकर बनती है, तो 3:8 अनुपात रहता है किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का। जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में मिलेंगे आपस में, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अन्यथा नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जो निश्चित अनुपात में मिलकर ही बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते, ऐसे सब्सटेंस को हम यौगिक का यानी कंपाउंड का नाम देते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस किसी भी अनुपात में मिलकर बने, जैसे हवा है, या फिर हम मिट्टी के अंदर कुछ भी मिला दें, मिट्टी के अंदर लकड़ी का बुरादा मिला दिया, लोहे के किलों का चूरा मिला दिया, तो किसी भी अनुपात में कोई भी चीज, जैसे मसाले होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी अनुपात में कोई भी चीज मिला दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं, जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में कोई भी चीज को मिला देना। जैसे एयर,
एयर। एयर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कम ज्यादा होती रहती है प्रदूषण के हिसाब से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीलियम, नियोन वगैरह वगैरह। तो अगर कोई भी पदार्थ अनेकों चीजों के अनिश्चित अनुपात में, अनडेफिनेट रेशो के अंदर मिलकर के बने, तो उसे हम मिश्रण का नाम देते हैं, जैसे एयर। और प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर्स इज ऑफ टू टाइप। दो टाइप कौन कौन से? देखिए, पहले मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। जैसे मैंने वायु बताया, वायु अनेकों गैसों और धूल कणों का क्या है? मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि गैसें होती हैं, तो कोई अनुपात नहीं होता। समुद्री जल भी है, वो लवणों के जल का मिश्रण है, जिसमें अनेकों प्रकार के साल्ट मिल सकते हैं। सोडियम मिल सकता है, पोटेशियम मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है। तो अनेकों प्रकार के जब उसमें प्यारे विद्यार्थियों एलिमेंट और साल्ट मिलेंगे, तो उसे हम मिश्रण का ही नाम देंगे, क्योंकि वो किसी निश्चित अनुपात के अंदर नहीं होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो मिश्रण है यानी कि मिक्सचर है, वो दो टाइप का होता है। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। मिश्रण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समांगी मिश्रण, समांगी, और एक होता है असमांगी। होमोजीनियस समांगी को क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? होमोजीनियस। और विषमांगी को कहते हैं हिट्रोजीनियस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके सामने एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी है। पानी में आपने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। नमक मिलाने पर भी पानी वैसा ही दिखेगा जैसा पहले दिखता था। दूसरी तरफ आपके पास गिलास के अंदर पानी है, पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी। क्या मिला दी? सोइल। सोइल मिलाने पर कहीं आपको सोइल दिखेगी, कहीं आपको कुछ छोटे मोटे पत्ते तैरते हुए दिखेंगे, कहीं पर कुछ दिखेगा, कहीं पर कुछ दिखेगा। यानी ऊपर से नीचे अगर आप कांच के गिलास में देखोगे तो आपको एक जैसी संरचना दिखाई नहीं देगी जब आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाते हैं। जबकि एक तरफ अगर पानी में नमक या चीनी मिलाते हैं तो ऊपर से नीचे पानी आपको एक जैसा दिखाई देता है। तो जिस मिश्रण के अंदर एक जैसी संरचना हो, टॉप टू बॉटम, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जिसमें प्रत्येक भाग में पदार्थों का संगठन और गुण समान हो, ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी एक जैसा दिखाई दे, अलग अलग ना दिखे, तो उसे हम बोलते हैं समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसके अंदर ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम अलग अलग दिखाई दे, ऊपर कुछ दिख रहा है, बीच में कुछ दिख रहा है, यानी कि उसके जो पदार्थों के संगठन हैं वो और उनके गुण हैं वो एक जैसे न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों? असमांगी मिश्रण यानी कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ के अंदर ऐप में मिल जाएगा। उसके बाद पदार्थ के कण, अणु और परमाणु। तो देखिए, सबसे छोटी अगर कोई चीज होती है तो वो होती है परमाणु। पहले कहा जाता था कि परमाणु इतना छोटा होता है कि उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते। तो कोई भी सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी जो अकेला नहीं रह सकता, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु अकेला नहीं रह सकता, हमेशा O2 रहता है। वो मैं आपको नेक्स्ट के अंदर बताऊंगा कि कैसे नहीं रह सकते। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं उसे परमाणु कहते हैं, सबसे छोटा से छोटा। हालांकि उसके बाद हमें यह भी पता लग गया कि परमाणु जो है उसके अंदर भी उससे छोटे कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह हमें बाद में पता लगा, उससे पहले यह माना जाता था कि परमाणु से छोटा कोई कण नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है पर अकेला नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं जो परमाणु से संभवतः छोटे ही होंगे, क्योंकि जब परमाणु के अंदर हैं तो छोटे तो होंगे ही। अब अणु क्या होता है? अणु होता है कोई भी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? O2। O2 क्या है? अणु। तो ऑक्सीजन इसी रूप में रह सकती है, परमाणु के रूप में नहीं रह सकती। तो अगर दो ऑक्सीजन मिलेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों O2 बनेगा, और अगर तीन मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा? तो O3। O3 क्या होता है? ओजोन बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर दो या दो से ज्यादा, मैंने इसीलिए बोला कि दो या दो से ज्यादा परमाणु अगर मिले तो क्या बनाएंगे? अणु।
यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्लियर है ना ये बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, यस, अब है मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। बहुत बार आता है कि इस पदार्थ को कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लीजिए हम कर लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थों को कौन कौन सी विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है कम समय के अंदर, समय खराब ना करते हुए। पहला है क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलन। क्रिस्टलन क्या होता है कि इसके अंदर दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक पदार्थ ठोस होता है और एक लिक्विड होता है। तो ठोस को लिक्विड से अलग करना, जैसे प्यारे विद्यार्थियों नमक को पानी से अलग करना, नमक को पानी से, इसकी दो विधियां हैं। एक तो यही है क्रिस्टलन, और कई बार पेपर में यह भी आ जाती है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण भी सही है और क्रिस्टलन भी सही है। क्रिस्टलन में थोड़ा हमें शुद्ध रूप में नमक प्राप्त होगा और वाष्पीकरण में जरूरी नहीं है कि हमें नमक शुद्ध रूप में मिले। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट अलग करना जल से, वो भी किसका उदाहरण है? क्रिस्टलाइजेशन का। तो इसमें हम क्या करते हैं? अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग करते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट को जल से अलग करना, कॉपर सल्फेट को जल से अलग करना, यह भी किसकी टेक्निक है? यानी ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों से अलग करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल यहां पर मिल जाएंगे। दूसरी विधि है आसवन। आसवन में क्या करते हैं? दो ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में अंतर अधिक होता है। यानी कि मान लो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में। क्वथनांक क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होकर के वो जल्दी उससे वेपर बन जाएंगे यानी भाप बन जाएंगे। तो पहले वो पदार्थ उड़ जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा दूसरे का जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे शराब बनाई जाती है तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल से कम होता है, तो शराब पहले भाप बन करके उड़ जाती है। और फिर क्या करते हैं? देखिए इस बर्तन के अंदर दो ऐसे लिक्विड को रखा जाता है जिनके टेम्परेचर के अंदर ज्यादा अंतर हो, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। तो दोनों को रखते हैं, गर्म करते हैं। तो जो जल्दी गर्म हो जाएगी उसके वेपर बन करके यहां से चलेंगे और इस जगह से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? उसी पदार्थ को इस बीकर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर जब तापमान बढ़ेगा तो दूसरा पदार्थ गर्म होकर के उसके वेपर बनेंगे। फिर दूसरे पदार्थ को अगले बीकर के अंदर, अगले कंटेनर में उसको भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर होता है उन्हें डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे शराब का बनना आसवन विधि की ही प्रोसेस है। और इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों बारिश भी जो है वो अगर कहा जाए तो केवल वेपर ही, उसके पानी ही समुद्र से भाप बनकर के ऊपर की ओर उड़ता है, तो वो भी एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही होकर के आती है। डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है कि जो आश्वित जल होता है, जो इस प्रकार पानी को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती, यानी कि वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। बहुत बार आता है कि डिस्टिल्ड वाटर इज ए, इस प्रकार पानी भाप बना करके इकट्ठा किया जाता है तो उसके अंदर अशुद्धियां नहीं होती, जिस कारण से वो प्योर होता है और प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी विद्युत नहीं गुजरती। डिस्टिल्ड वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से विद्युत पास होती ही नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगली विधि है उद्धरोपातन। प्यारे विद्यार्थियों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से द्रव नहीं बनते बल्कि सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर देखा होगा आपने, कपूर को आप बाहर धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर में उड़ जाएगा, उससे लिक्विड नहीं बनेगा। तो ऐसे पदार्थों को अलग करने की विधि है उद्धरोपातन। जो पदार्थ सब्लिमेशन, जो पदार्थ ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, उनको अलग करने की विधि है उद्धरोपातन। जैसे नमक के अंदर कपूर है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे नमक में कपूर मिलाया गया है, नमक में कपूर।
अब कपूर तो क्या है, ठोस से गैस बन जाता है, लेकिन नमक नहीं बनता, नमक नहीं बनता। ठीक है, एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो ठोस से गैस बन जाए। तो यहां पर हम नमक और कपूर को रख देंगे, या फिर कपूर की जगह नमक में अमोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड भी सीधे ही ठोस से गैस बन जाती है। तो उनको हम यहां पर रख लेंगे, रख लिया, उसके बाद गर्म करेंगे। तो जो पदार्थ सब्लिमेशन जिसमें होता है, जो ठोस से गैस बन जाता है, वो पहले गर्म होकर के ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया ताकि वो पदार्थ उड़ करके न चला जाए। यहां पर हम क्या रख देते हैं, गीला कपड़ा, गीला कपड़ा या आइस क्लोथ, बर्फ का कपड़ा। तो होगा क्या, एक बार तो ये ठोस से सीधा गैस बन जाएगा, लेकिन बर्फ का कपड़ा उसको क्या करेगा, दोबारा से ठोस में बदल देगा, क्योंकि बर्फ के कपड़े के कारण वो तापमान दोबारा से यहां जाकर के कम हो जाएगा उसका। तो कम होने पर वो इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। और जबकि नमक जो है, नमक तो ठोस से गैस में बदलता नहीं, नमक नीचे रह जाएगा, जबकि इस कीप के अंदर क्या जमा हो जाएगा, कपूर लिया है तो कपूर जमा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड लिया है नमक के साथ तो अमोनियम क्लोराइड जमा हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार कीप को आप जब ऊपर की ओर उठाओगे ना, तो पूरी कीप के अंदर कपूर या अमोनियम क्लोराइड जो भी पदार्थ आपने लिया है वो जमा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ठोस से वो गैस बना, गैस से फिर ठोस बन गया, क्योंकि यहां पर हमने गीला कपड़ा बर्फ का रखा हुआ था। तापमान एक बार फिर कम हो गया, कम होने पर मैंने आपको बताया था कि तापमान बढ़ाने पर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव या गैस में बदलता है, कम होने पर इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कम हुआ तो जो पदार्थ ठोस से गैस में बदला था वो पुनः गैस से ठोस में बदल करके कीप के अंदर ही जमा हो जाता है। इस प्रकार से हम नमक और कपूर को आपस में अलग अलग कर लेते हैं और इस विधि को नाम देते हैं सब्लिमेशन यानी कि उद्धर्वपातन। नेक्स्ट टॉपिक, अगली विधि है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम का नाम आपने सुना होगा। तो पेट्रोलियम में से अनेक पदार्थों को हम अलग अलग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, कोलतार, नैफ्था। तो इस प्रकार अनेकों चीजों को हम अलग अलग करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं ना, इनके तापमान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो जब किसी भी चीज को नीचे से गर्म किया जाता है, देखिए यहां पर हीटर लगा हुआ है, गर्म करेंगे तो जो जल्दी उबलेगी वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। जैसे एलपीजी गैस, प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे पहले सबसे ऊपर वाले चैम्बर में इकट्ठा कर ली जाएगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर अनेकों पदार्थ हो और उनके तापमान में बहुत ही कम कम अंतर हो, तो उनको अलग अलग करने की विधि का नाम है प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे करते हैं, देखिए जब हम गर्म करेंगे तो गैस तो सीधा ही ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि गैस तो बहुत हल्की होती है, पहले ही गैस है। उसके बाद पेट्रोल जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में बदल जाता है। तो जब तापमान 70 हो जाएगा तो सबसे पहले पेट्रोल ऊपर की ओर जाएगा, तो यहां से हम पेट्रोल को अलग कर लेंगे पेट्रोलियम में से। उसके बाद जो नैफ्था है, नैफ्था 120 डिग्री सेल्सियस पर अलग हो जाता है, जिसके केमिकल बनते हैं। तो फिर जब तापमान 120 पहुंचेगा, नैफ्था ऊपर की ओर पहुंचेगा, तो यहां से नैफ्था को अलग कर लिया जाएगा। फिर कैरोसिन, कैरोसिन 180 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनते हैं, तो जब 180 पहुंच जाएगा तापमान, यहां से कैरोसिन अलग कर लिया जाएगा। फिर डीजल 260 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो जब टेंपरेचर 260 पहुंचेगा तो डीजल निकल जाएगा। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये 300 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको मोबिल बोल देते हैं, जो वाहनों के इंजन में डलता है, वो 300 डिग्री सेल्सियस पर जब तापमान पहुंचेगा तो उसको प्राप्त कर लेंगे। उससे नीचे फिर फ्यूल ऑयल आ गई, या फिर जो नीचे जो तारकोल वगैरह बचता है, वो प्यारे विद्यार्थियों तापमान उसका काफी ज्यादा होता है, तो वो सबसे नीचे वाले चैम्बर के अंदर प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो टावर आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शनल टावर है, और इसी के अंदर चूंकि सभी पदार्थों का तापमान अलग अलग होता है, इसी आधार पर हम इनको अलग अलग चैम्बर से प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट, उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, रंगों को अलग करने की तकनीक, रंगों को अलग करने की टेक्निक, रंगों को अलग करने की तकनीक। तो आप सभी को मालूम होगा,
बचपन में पढ़ा होगा कि पीले में लाल मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, हरे के अंदर काला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी कलर होता है वो अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा हम पेपर को, एक पेपर होता है कैपिलरी पेपर, उस पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बूंद डाल देते हैं रंग की, और उस पेपर को फिर एक सोलवेंट में डाला जाता है, एक पदार्थ में डाला जाता है, एक विलायक में डाला जाता है। उसमें सारे रंग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि यह रंग किन किन रंगों से मिलकर बना हुआ है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, यानी कि वर्ण लेखन। नेक्स्ट, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमारा टॉपिक है भाप आसवन, यानी स्टीम डिस्टिलेशन। यह भी आसवन ही है, लेकिन इसमें ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में घुलनशील हो परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील हो, पानी में घुलते भी हो पर वेपर्स भी उनके बनते हो। जैसे एसीटोन, मैथिल अल्कोहल पानी में मिले हुए हो तो उनको स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा यानी भाप आसवन द्वारा अलग कर लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि एसीटोन या मैथिल अल्कोहल को जल में कैसे अलग करेंगे, तो उसकी टेक्निक है स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि भाप आसवन। तो प्यारे विद्यार्थी, छोटा सा लेक्चर था, लेकिन ये बेसिक लेक्चर था जिसके बारे में मुझे लगता था कि आपको बताना जरूरी है, इसीलिए हमने ये लेक्चर आपका इसके अंदर कंसीडर किया। हालांकि इसमें से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ भी जाता है। तो आप पहले पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।